ठीक है बेटा, अब हम शुरू करते हैं पेज नंबर 10 के क्वेश्चन। पहला है वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। जब गर्मी ज़्यादा होती है, हॉट ड्राई डे होता है, तो उस दिन कूलर हमारा अच्छा कूल कैसे करता है। तो इसका आंसर है कि जो हमारे कूलर की आउटर वॉल्स होती हैं उस पर कंटिन्यू पानी चलता रहता है और वो पानी रूम के अंदर आकर फिर इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेशन होने की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। और हॉट ड्राई डे में बिकॉज इवेपोरेशन बहुत अच्छे से होता है, जिसलिए हॉट ड्राई डे में बहुत अच्छे से कूलिंग करता है। तो आंसर हम लिख सकते हैं द आउटर वॉल ऑफ कूलर और डेजर्ट कूलर स्प्रिंकल्ड बाई वाटर कॉन्स्टेंटली एंड ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर द वाटर इज़ इवेपोरेटेड so frequently and due to which the desert cooler cools better on hot and dry day. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज़ द वाटर केप्ट इन एन अर्थिन पॉट, यानी कि मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो जो मटका होता है, जो अर्थिन पॉट होता है, उसके वॉल पर यहाँ पर होल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, बहुत माइन्यूट से पोर्स होते हैं। यहाँ से वाटर बाहर आता है और जब वो बाहर के कांटेक्ट में आता है, बाहर एटमॉस्फेयर के, तो यहाँ का वेदर हॉट होने की वजह से, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो आसपास का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होने की वजह से सरफेस पर पानी आने के बाद यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है। और जहाँ कहीं भी इवेपोरेशन होता है तो वो वहाँ से लेटेंट हीट लेता है। लेटेंट हीट लेने की वजह से कुछ हीट यहाँ से ले लेता है, जिसकी वजह से वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है और उसी की वजह से पानी मटके के अंदर ठंडा हो जाता है। तो हम आंसर लिखेंगे द अर्थन पॉट इज़ पोरस इन नेचर, इट हैज़ लॉट ऑफ पोर्स ऑन देयर इट्स सरफेस, फ्रॉम इट्स सरफेस द वाटर कॉन्स्टेंटली ऊजेज आउट। ऊजेज का मतलब होता है निकलता रहता है, ठीक। वाटर ऊजेज आउट एंड दिस वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एंड फॉर इवेपोरेशन इट टेक्स हीट फ्रॉम द पॉट एंड ड्यू टू दिस लॉस ऑफ हीट ऑफ द पॉट द वाटर बिकम कूल इन द अर्थिन पॉट। इस तरीके से हम कुछ लिख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट है बेटा वाई डज आवर पाम फील कोल्ड वैन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। जब हम अपने पाम पर, अपनी हथेली पर थोड़ा सा पेट्रोल, थोड़ा सा एसीटोन या थोड़ा सा परफ्यूम डाल लेते हैं तो हमारी जो ये जो पाम है उसको ठंडा क्यों लगता है। तो इसका रीज़न है कि जब हम अपने पाम पर एसीटोन या परफ्यूम या पेट्रोल डालते हैं तो वो फटाफट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो वॉलेटाइल होने की वजह से ये तुरंत ही इवेपोरेट होता है और जैसे ही इवेपोरेट होता है तो ये हमारे पाम से थोड़ी सी हीट ले लेता है और जिसकी वजह से हमारे पाम पर वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है। तो आंसर लिखेंगे कि एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम इवेपोरेट व्हेन इट comes in the contact with air because it is volatile in nature, ठीक है। the evaporation and it took heat from our palm and evaporates due to which our palm feels cooling effect, ठीक है। next है why are we able to sip hot tea और milk faster from a saucer rather than a cup। कप के बजाय अगर हम उसको प्याले में चाय को पिएँ, गर्म चाय को या दूध को पिएँ, तो हम आसानी से उसको सिप कर पाते हैं ना, आसानी से पी पाते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न है बिकॉज द सॉसर हैव मोर सरफेस एरिया, क्योंकि सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कप, ड्यू टू विच द इवेपोरेशन फास्टली टेक्स प्लेस एंड द मिल्क और हॉट टी becomes cool and due to which we can easily sip it थ्रू अ सॉसर रेदर देन अ कप। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट इस चैप्टर इस पेज के क्वेश्चन पर। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन समर। समर में हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके के कपड़े हम पहनते हैं। तो पहले तो हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो सनलाइट को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। साथ ही साथ हम कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, राइट। हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं वो हमें कूलिंग इफेक्ट देते हैं। क्योंकि जब स्वेट निकलता है तो कॉटन पर आसानी से वो इवेपोरेट हो जाता है, जबकि जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो स्वेट को बाहर, कपड़ों से बाहर नहीं निकलने देते हैं, ठीक है। और लाइट कलर होने की वजह से आसानी से ये हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे वी शुड वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर बिकॉज लाइट कलर
रिफ्लेक्ट्स हीट, जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं या लाइट कलर जो होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। एंड कॉटन क्लोथ्स हैव पोर्स ड्यू टू विच द वाटर comes out to the surface of the clothes and gets evaporate and we feel cool on a hot day in summer। ठीक है, ठीक है बेटा, आते हैं हम लोग इस चैप्टर के लास्ट यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन पर, जो कि पेज नंबर 12 पर दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो हमें पता है कि सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों में से हम 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 273 सब्ट्रैक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर केल्विन। तो इसमें हम प्लस 273 कर देंगे, इसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो केल्विन में आ जाएगा। अगला है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशन के लिए कारण बताइए कि ऐसा क्यों होता है। पहला क्वेश्चन है नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। जो नेफ्थलीन बॉल्स जो कपड़ों में रखी जाती हैं सर्दियों में जब हम लोग कपड़े पैक करते हैं, गर्मियों में जब हम कपड़े पैक करते हैं सर्दियों वाले, तो उस टाइम जब नेफ्थलीन बॉल्स रखी जाती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं और कोई भी सॉलिड रेजिड्यू नहीं छोड़ती हैं। तो इसका आंसर होगा नेफ्थलीन बॉल्स अंडरगोज सब्लिमेशन। नेफ्थलीन बॉल्स आर एक्चुअली सबलाइम विच डायरेक्टली चेंज टू वेपर एंड डजंट गो टू लिक्विड स्टेट ड्यू टू विच we don't have any residue in the form of any solid। ठीक है, क्योंकि सब्लिमेशन की वजह से इसमें कोई भी सॉलिड रेजिड्यू नहीं बचता है। अगला है बेटा वी कैन गेट्स द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। बहुत दूर तक अगर हम बैठे हों तब भी हम परफ्यूम की स्मेल सूंघ लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीज़न है कि जो परफ्यूम होता है वो बहुत वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल होने की वजह से वो फटाफट एयर में डिफ्यूज़ हो जाता है, बहुत जल्दी से मिल जाता है। तो हम लोग लिख देंगे बिकॉज परफ्यूम इज़ वॉलेटाइल इन नेचर एंड इट गेट्स डिफ्यूजेज वेरी इजीली एंड फास्टर इन एयर एंड वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जिसमें सबसे कम हो उसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा। तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स सबसे दूर दूर होंगे क्योंकि वो गैस है। फिर उसके बाद हमारे वाटर होंगे 2 नंबर पर और फिर 3 नंबर पर शुगर आएगा बिकॉज शुगर जो है वो सॉलिड है। अगला है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट दीज टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री। तो 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जो हमारा इसका वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और 25 डिग्री सेल्सियस ना तो मेल्टिंग है ना बॉइलिंग है। तो यहाँ पर जो हमारा वाटर होगा वो प्रॉपर लिक्विड स्टेट में होगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें, बिकॉज ये मेल्टिंग पॉइंट है, वाटर आइस मेल्ट हो रही होगी, तो यहाँ सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर बॉयल हो रहा होगा यानी कि लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये गैसियस स्टेट में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड एंड लिक्विड होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड एंड गैस होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई। 2 कारण बताइए इसको जस्टिफाई करने के लिए। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। वाटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ऐसा क्यों होता है। तो पहला रीज़न हो जाएगा कि वाटर जो होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस बट एट रूम टेम्परेचर दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वाटर जो होता है इसी वजह से रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में होता है। और हम लोग कह सकते हैं बिकॉज एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसी वजह से वो ना तो गैसियस स्टेट में पाया जाता है ना ही सॉलिड स्टेट में। तो हम 2 रीज़न ये बता देंगे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगला है एन एल्मिरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एल्मिरा जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है, तो हम लोग लिख देंगे एन एल्मिरा इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज़ हाइयर देन रूम टेम्परेचर। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है रूम टेम्परेचर का वो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयरन का
वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, इसलिए वो मेल्ट नहीं करती है, तो वो सॉलिड फॉर्म में रहती है। ठीक, आगे हम बात करते हैं वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जो आइस होती है वो 273 डिग्री केल्विन पर, डिग्री नहीं सॉरी 273 केल्विन पर ज़्यादा अच्छा कूल कर सकती है, जबकि जो वाटर होता है इसी टेम्परेचर पर नहीं। 273 केल्विन का सीधा सा मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि यहाँ पर आइस के फॉर्म में भी हो सकता है जो वाटर है, और वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे बिकॉज एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन द आइस, या फिर हम कहें कि द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस ड्यू टू विच it takes latent heat when it evaporates. It is that is why it cools better in the form of ice rather than liquid. अगला है 8th, what produces more severe burns, boiling water और steam? किससे हम ज़्यादा जलेंगे, उबलते हुए पानी से या स्टीम से? तो इसका आंसर होगा स्टीम, बिकॉज स्टीम हैव मोर हीट। स्टीम के पास ज़्यादा हीट होती है, हालांकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होती है, लेकिन स्टीम के पास छुपी हुई हिडन हीट होती है ना, लेटेंट हीट। तो स्टीम हैज़ मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ड्यू टू विच वी गेट या वी प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स व्हेन वी बर्न बाई स्टीम। अगला है नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक, इस डायग्राम में ABCDEF क्या है बताइए। तो देखिए, सॉलिड से लिक्विड जब जाएंगे तो हम इसको मेल्टिंग कह सकते हैं, तो ए का आंसर हो जाएगा मेल्टिंग। इसी तरीके से बी की अगर हम बात करें तो बी हम देख रहे हैं कि लिक्विड से गैस जाने पर हमें बी दिख रहा है। ठीक, तो लिक्विड से गैस जाने पर बी दिख रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लिक्विड से गैस यानी कि इसको हम बॉइलिंग बोल सकते हैं। ठीक, या फिर हम इसको वेपराइजेशन भी कह सकते हैं। अगला हम देखें यहाँ पर, तो गैस से जब लिक्विड जा रहा है तो ये गैस से लिक्विड यानी कि कंडेंसेशन हो जाएगा, ये हमारा सी वाला। और डी की बात करें लिक्विड टू सॉलिड, तो इसको हम सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कह सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अभी ई और एफ और बचा है, तो ई जो है आप देखिए सॉलिड से डायरेक्ट गैस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस यानी कि सब्लिमेशन। और इसी तरीके से एफ जो है वो गैस से डायरेक्ट सॉलिड की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो सब्लिमेशन। तो ये दोनों सब्लिमेशन हो जाएंगे। तो ये हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल, इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी पढ़ाई करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जो है वो दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा, और हम कामना करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और घर में रहकर अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।